हेलो गाइस, हाँ सर। आवाज हाँ आ रही है सर। मेरी? है ना? हाँ सर। क्या करना था अपने को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? क्या करना था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं। अकाउंटिंग का मकसद क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू ascertain financial performance and financial position of an entity and to communicate the relevant financial information to the interested user groups. Hello guys. हेलो गाइस। हाँ हाँ सर। सर। इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? The financial statements are basic means through which management of an entity make public communication of the financial information along with selective quantitative data. ठीक है, मतलब जनरल बातें, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो, फंड फ्लो। हेलो गाइस, है ना? और नोट्स बताओ, ये ध्यान रखना। इन सबसे क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, है ना? किसको? यूजर्स को। यूजर्स अपन ने पढ़ लिए थे। हेलो गाइस, ठीक है? यस सर। हाँ सर। है ना? फिर आपका क्या? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Qualitative characteristics are the attributes that make the information provided in the financial statement useful to others, useful to users. The following are the important qualitative characteristics of the financial statements. तो ये ध्यान रखना बेटा, है ना? ये बेसिक बातें हैं। कितनी हैं ये? 11 बेसिक बातें हैं। समझ आ रहा है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के की गई हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कैसे होने चाहिए। गाइस, हेलो, समझ में आ रहा है आपको क्या बात चल रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। है ना? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझ में आ जाए, है ना? जिसको बोलेंगे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है? हेलो An हाँ essential सर। quality of information provided in the financial statement is that it must be readily understandable by the user. यूजर जैसी पढ़े तो समझ ना जाए। रेलेवेंट मतलब कि नो फालतू इंफॉर्मेशन। समझ आ रहा है? हमको कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमको वही इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए चलेगी, यूजर्स के काम की होगी। फालतू की इंफॉर्मेशन कोई मतलब की नहीं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए बेटा? अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? रेलेवेंट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? रेलेवेंट होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, है ना? ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ना? रिलायबल होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होने चाहिए। और भरोसा कैसे आता है? ऑडिट करवा के भरोसा बढ़ जाता है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनका ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है। हेलो गाइस, हेलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होने चाहिए, है ना? टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी रिलायबल. Information has the quality of reliability when it is free from material error and bias and can be depended upon by the users to represent faithfully that which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent. Information may be relevant but so unreliable in nature and representation that its recognition may be potentially misleading. Hello guys. हाँ सर। मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है लेकिन रिलायबल नहीं है।
अरे बहुत काम की इंफॉर्मेशन बता रहे हो, लेकिन भरोसा तो कर ही नहीं सकते, तो काय के काम की? पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेलो हेलो हेलो। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन पे रिलाय तो कर सकते हो, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन करें क्या इस इंफॉर्मेशन का? काम की नहीं है। हेलो हेलो गाइस। हेलो हेलो। हाँ सर। हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कंपेरेबिलिटी मतलब कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ। इससे क्या होगा? जो दूसरी एंटिटी ने बनाई है उससे कंपेरेबल हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हारे फाइनेंशियल दूसरे से कंपेरेबल हो जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। बोलो। हाँ सर। समझ आ रहा है? ठीक है हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक आ है। रहा है। है ना? चलो। है ना? बहुत सारी बातें कंपेरेबिलिटी को लेकर के, तो ये याद रख लो बेटा, 4 बेसिक प्रिंसिपल। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना? ठीक है, ध्यान रखना है। है ना? कोई इशू है? कोई इशू है? कोई? नो नो सर। सर। ठीक है ना? अब इसके बाद फिर क्या बचा? आप देखो। मटीरियलिटी याद है? फटाफट पढ़ लो एक बार मटीरियलिटी को। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का आज? अच्छा था सर। अच्छा था? सर उसमें प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी पूछ रहा है, तो उसमें उसका वो लाइसेंस वगैरह का लिखना था क्या? अभी देख के बताऊंगा मैं, है ना? मेरा पेपर नहीं देखा मैंने अभी, जनरल, है ना? सर मैंने बस उसमें ये देखा एक था कि ऐसा ये सब क्वेश्चन, हाँ रिलेवेंट है। अगर एनपीओ कोई वो बन सकती है कंपनी, तो अगर बन सकती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये था क्वेश्चन। तो अरे सुनो ना, अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बस जनरल पूछ रहा था बेटा। समझ रहा? मैं हाँ अभी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, है ना? अभी अपन ये कंप्लीट करेंगे पहले, फिर अपन डिस्कशन करेंगे सारा पेपर ऊपर का। ठीक है? तो अभी ये मैटर क्लोज कर रहा हूँ। हाँ अभी ये सर। बताओ मटीरियलिटी समझ में आया कि नहीं आया? ये तो लंबा खिंच जाएगा मैटर। ठीक है? हाँ बताओ। हाँ सर आया समझ में। हो गया सर, आ गया। हो गया? हाँ, ठीक है चलो। अब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन? काय के पॉइंट पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो ये कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी की बात कर रहा है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि
एक्चुअल ट्रांजैक्शन का, एक्चुअल ट्रांजैक्शन की रियल पिक्चर शो करे, ऐसे एफएस होने चाहिए। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, आ गया। है ना? ठीक है, फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बाकी पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा, अपन ने हायर परचेज पढ़ा है, हायर परचेज। हाँ सर। हेलो गाइस, क्या होता है हायर परचेज? हायर परचेज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज अ हायर परचेज ट्रांजैक्शन? बताओ। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर देते तब बोनस अपने पास। हायर परचेज अग्रीमेंट की खास बात क्या है? हेलो गाइस, बायर ओनर नहीं बनता। ओनरशिप सर सेलर की रहती है। इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। अग्रीमेंट दिखता रेंट का है, लेकिन अग्रीमेंट होता फाइनेंस का है। बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले तो ये बता दो। हेलो गाइस, हाँ सर। क्या ये पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, पता है। क्या है ये? बोलो बोलो, टेल टेल। अरे अरे, हाँ या ना बोलना है तुमको भाई साहब, तुमको पता है कि नहीं पता है? अरे बस इतना बताना है भाई साहब, क्या सोच रहे हो? पता है सर। हाँ सर। बताओ सब लोग एक एक करके। ये बताने में क्या दिक्कत है कि नहीं पता है या पता है? बताओ मुझे। हाँ, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? अच्छा बताओ, मैं बैठा रहूं? सब सोच रहे वो बता देगा वो बता देगा है? मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है कि नहीं पता है? पता है तो उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा, नहीं पता तो उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। अब बैठा हूँ मैं सोच ही रहा हूँ, मैं वेट ही कर रहा हूँ कि सब बताएंगे कि उनको, अभी सब सोच रहे हैं ना कि उनको पता है कि नहीं पता है। अरे भाई, मुझे आगे पढ़ाने के लिए डिसाइड करना, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ तुम्हारा, समझ में आ रहा है? तुम्हारी कोई इज्जत कम ज्यादा नहीं हो जा रही है इससे, समझ में आ रहा है? मुझे पढ़ाने के लिए ये डेटा जरूरी है, ठीक है? तो बताओ, आपको ये पता है क्या कि हायर परचेज एग्रीमेंट ऐसा होता है, हाँ या नहीं? बस इतना जवाब है। नहीं पता होगा तो मैं इसको बता दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वेट, टाइम हाँ खराब सर, करते हैं ना अपन पता है। लोग। पता है सर। और लोग, अभी भी और हाँ लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। पता है सर। पता है सर। ठीक है, चलो। तो ये एक्चुअली में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, किस चीज का? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। मतलब जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो अकाउंटिंग लीगल फॉर्म के हिसाब से नहीं करते हैं। हम किस हिसाब से करते हैं अकाउंटिंग बेटा? हम इस हिसाब से, जो कि वो एक्चुअल में है। हम जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड इस हिसाब से करते हैं। यानी सारी अकाउंटिंग इस तरीके से होती है जैसे कि वो फाइनेंस किया हुआ है। कोई अग्रीमेंट देखेगा तो बोलेगा रेंट है, लेकिन जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें वो रेंट नहीं दिखेगा। उसमें क्या दिखेगा? उसमें दिखेगा कि ये लोन है
और इसकी हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वगैरह इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। बोलो गाइस, है ना। यानी कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ समझना, ठीक है ना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम फॉर्म नहीं देखते, सब्सटेंस देखते हैं, समझ रहे। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम फॉर्म नहीं देखते हैं, सब्सटेंस देखते हैं। इसका क्या मतलब, फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म। तो फिर से बोलता हूँ सेंटेंस को, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम लीगल फॉर्म नहीं देखते हैं, है ना। तब हम क्या देखते हैं बेटा, है ना। तब हम लीगल फॉर्म नहीं देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, ठीक है ना, सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कि एक्चुअल में वो क्या है ये देखते हैं। बोलो गाइस, क्लियर है क्या ये? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकेंड, मेरे ब्लूटूथ का वो खत्म हो गया है चार्ज, तो एक सेकेंड रखना पड़ेगा। रीड करो इसको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को। चलो रीड करो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ। सर मेरे को नहीं आया ये वाला पॉइंट समझ में। कौन सा सब्सटेंस ओवर फॉर्म? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप लीगल फॉर्म छोड़ के रियल ट्रांजैक्शन देखते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हायर परचेज का। हायर परचेज का जो अग्रीमेंट होता है वो दिखता है जैसे कि मैं रेंट दे रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है, एक्चुअल में वो लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हेलो गाइस, हेलो हेलो, है ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ठीक सर। तो वो ये कह रहा है ना। तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो बनते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म में। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में बनते हैं का क्या मतलब है कि एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग होती है, ना कि इसकी जो लीगली दिख रहा है उसकी, ठीक है ना। इसीलिए नॉर्मली यहाँ असेट वगैरह में लिखा होता है ओनरशिप चाहिए और ये सब, लेकिन बेटा रियल में ऐसा है जब अकाउंटिंग करने जाते हैं ना तो आपको असेट की ओनरशिप की जरूरत की नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब हो सकता है कि एसेट के आप ओनर नहीं हो तब भी आप उसको फिक्स एसेट दिखा रहे हो। मतलब जैसे मैंने हायर परचेज में कोई अगर एसेट खरीदा है ना, तो मेरी बुक्स में मैं क्या दिखूंगा? ओनर। मेरी बुक्स में मैं क्या दिखूंगा बेटा? ओनर। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है क्या हाँ गाइस? सर। हाँ सर। ठीक है। फिर न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब to be reliable, the information contained in financial statements must be neutral, that is free from bias. Now, financial statements are not neutral if by selection or presentation
हेलो हेलो गाइस, न्यूट्रलिटी मतलब कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा फेवर करूं, मतलब पर्सनल बायस तो आ ही नहीं सकता। आपको अकाउंटिंग जो है वो ऑफिशियल जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। पर्सनल बायस के हिसाब से क्या, चलो मैं तो इसको यार एक्सपेंस ट्रीट करता हूँ, मैं तो इसको इनकम ट्रीट करता हूँ, ये नहीं होगा। समझ रहे? जो चीज ऑफिशियल चीजों के हिसाब से जिस जहां आती है उसको वहीं पर दिखाया जाएगा। बोल बेटा, क्लियर है ये? हेलो हेलो, यस हाँ सर। ना? ठीक है। ठीक है। अब प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदारी। ठीक है ना? तो देखो क्या कह रहा है, इसको रीड कर लेते हैं। द प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू कंटेंड विद अनसर्टेनिटीज, है ना? बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। लाइफ एंड प्लांट, लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वारंटी क्लेम दैट may occur, है ना? क्लियर? Such uncertainties are recognized by the disclosure of their nature and extend by the exercise of prudence in the preparation of financial statements. Prudence is the inclusion of degree of caution in the exercise of judgment needed in making estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities and expenses are not understated. क्या बोल रहे हो बताओ? डिस्क्लोजर बिल्कुल सही से देखने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब कॉशन, कौशल मतलब ये आप याद करो, प्रूडेंस अपन ने कहाँ पढ़ा था? कंजर्वेटिज्म में। ठीक है ना? प्रूडेंस अपन ने कहाँ पढ़ा था? कंजर्वेटिज्म में। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा? है ना? ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserve. मतलब कि ऊपर में देखो, assets और income are not overstated and liabilities are not understated. तो ये जो है प्रूडेंस, ये किससे इंस्पायर्ड है बेटा? कंजर्वेटिज्म से। किससे इंस्पायर्ड है बेटा ये? कंजर्वेटिज्म से। हेलो हेलो गाइस, हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? फिर क्या है? For example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or deliberate overstatement of liability, because the financial statements would क्या होगा? Then not be neutral and therefore not have the quality of reliability. ठीक है? हेलो हेलो, हाँ सर, समझ। अब full, fair and adequate disclosures. Full, fair and adequate disclosures. ठीक है? क्या बोल रहे हो? The financial statement must disclose all the reliable and relevant information about the business enterprise to the management and also to external users for which they are meant, which in turn will help them to take reasonable and rational decisions. For it, it is necessary that financial statements are prepared in conformity with generally accepted accounting principles. ठीक है? बेसिकली इसमें कुछ भी खास नहीं है, आप ये हेडिंग ध्यान रखेंगे बस, इतना काफी है। क्लियर है? सारा डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, है ना? बड़ी कंपनी में क्या होता है कि ओनरशिप अलग होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। हेलो हेलो, ठीक है? ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट जो है वो अलग होता है। क्लियर है ना? हाँ सर। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्क्लोजर फिर और नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ओनर्स को चाहिए ना प्रॉपर डिस्क्लोजर, भाई कि मैनेजमेंट ने क्या क्या किया। क्योंकि अगर ओनर ही मैनेजर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओनर मैनेजर नहीं है तो क्या होगा कि भाई मैनेजर गड़बड़ कर सकता है ना यार चीजों को। ठीक है? हेलो हेलो, हाँ सर। यस सर। फिर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए।
मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, जो भी डिस्क्लोजर हुए, सब दिखा दो। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से भी है। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कोई के 12 ट्रांजेक्शन हो तो आपने 11 दिखाए और 12वां मिस कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीटनेस होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी कंप्लीट within the bounds of materiality and cost. An omission can cause information to be false or misleading and thus unreliable and deficient in terms of its relevance. Clear है क्या guys? Hello 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 hello. Yes, sir. Thus, if accounting information is to be present faithfully, the transaction and other events that it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not by their legal form. तो ये कहीं ना कहीं substance over form की बात कर रहा है ना, ठीक है। कह रहा है for example, if a business enterprise sells its asset to others but still uses the assets as usual for the purpose of business by making some arrangement with the seller, it simply becomes a legal transaction, है ना। The economic reality is that the business is using asset as usual for deriving the benefit. ये इन लोग पगले हो गए हैं क्योंकि इन लोग एक्चुअली में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पता है किसका दे रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। हेलो 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 गाइस, ये प्योरली बेटा किसका एग्जांपल है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, ठीक है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन शुड कंटेन द सब्सटेंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड शुड नॉट ओनली रिकॉर्ड गोइंग बाय द लीगैलिटी। बोलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, यहाँ से सब्सटेंस ओवर फॉर्म ज्यादा अच्छे समझ में आया। ठीक है, चलो क्लियर है ये। हाँ सर। ठीक है, चलो तो ये आपका खत्म हो गया है ना। अब अपन तीसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं, है ना। सर सीसीट वालों का पेपर क्या, क्या सीसीट वालों का पेपर कैसा आया था? पेपर मीडियम आया था, मतलब बच्चों को लगा था कि क्या पता क्या होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि एकदम आउट ऑफ द वे आ गए हैं, समझ में आ रहा है। तो वो जनरल नॉलेज से कर तो दिए थे उन लोगों ने, है ना, बाकी पता नहीं था सर कि क्या नेगेटिव होगा। मार्किंग नहीं हुई क्या इस बार? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना सीएस में वैसे भी, अच्छा, है ना, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो बेटा ये वाला जो पूरा चैप्टर है ना, ये वोकैब का चैप्टर है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इसमें सबसे मेन है कि आप सारे टर्म्स पढ़ लेंगे और जो जो टर्म आपको समझ में नहीं आएंगे हम उनका डिस्कशन कर लेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। देखो, असेट का मीनिंग समझना, डिस्कस करना, गुडविल का मीनिंग समझना, फॉरेन करेंसी का मीनिंग समझना, फॉरफिटेड शेयर का मीनिंग समझना। मेरे हिसाब से आप लोग टर्म्स लेकर के आ जाना अपने अपने, है ना, और एक एक करके अपन वो डिस्कस करते जाएंगे कि भैया ये बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता, इस तरीके से। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो बोलो, ठीक लग रहा है ये? हेलो हाँ गाइस, सर। हाँ सर। है ना। तो इसको आपको एक बार रीड करना है और आपको मुझे बताना है इसमें से सिर्फ एक्सेप्शनल पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है ना, ठीक है। हार्डली मतलब 10 पन्ने का होगा ये चैप्टर, ठीक है। चलो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो पेपर पढ़े थे बेटा, आपने जितने भी पेपर्स पढ़े थे उसमें जो पहला वाला जो एक थ्योरी में क्वेश्चन आता था 2 नंबर का, ठीक है, तो वो कैपिटल रेवेन्यू से जरूर आता था। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो गाइस, हाँ है सर। ना, ठीक है। तो देखो जरा क्या बोल रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। देखो क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो हमारे उसमें मतलब बिजनेस में या किसी में भी 2 टाइप के रिसीट्स और पेमेंट होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हम बिजनेस में जो भी खर्चा करते हैं या जो भी इनकम कमाते हैं, है ना,
हम बिजनेस में जो भी खर्चा करते हैं या जो भी हम क्या कमाते हैं बेटा, इनकम कमाते हैं, उसके दो टाइप होते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक कैपिटल टाइप और एक रेवेन्यू टाइप, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल का मतलब क्या होगा कि आपने, जैसे अपन कैपिटल पेमेंट बोले, ठीक है ना, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने मान लो कि ट्रैवलिंग का खर्चा किया तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हेलो गाइस, हेलो हेलो, हाँ सर। है हाँ ना। सर। अगर मान लो कि आपने कोई मशीन खरीदी तो वो क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और अगर आपने सैलरीज दी तो वो क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हेलो गाइस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन पहले एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें सबसे मेन पैच है ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। ठीक है, तो हम इसी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब मुझे बताना है ना, मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि आपने मान लो कि पेटेंट खरीदा, है ना, ठीक है। मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल सारे लोग एक्सपेंडिचर। बताएं। कैपिटल एक्सपेंस बताओ सारे लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम्ही दोनों ने बोला, दोबारा और भी लोग बताएं। सर कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई है अच्छा जिसको रेवेन्यू लग रहा हो, या समझ नहीं आ रहा हो कि भैया क्या पता क्या होगा कैपिटल या रेवेन्यू? बताओ, कोई है क्या? नहीं है? ठीक है, तो देखो, इसका मतलब इन जनरल थोड़ा सा तो आप समझते हो कैपिटल और रेवेन्यू। तो देखो, जब ब्रॉडली अपन बात करते हैं ना कि बैलेंस शीट में जो चीज जा रही है एसेट के फॉर्म में, उस पर अगर खर्चा कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर जो चीज खर्च है, एक्सपेंस है, जो पीएनएल में लिख करके राइट ऑफ हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिंपल बात है, इसमें कोई तिकड़म नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं, मान लो कि कार है, तुमने उसके टायर चेंज करवाए, अब बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस, गाइस गाइस, हेलो हेलो, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई? सर वो बिजनेस में यूज आती है। हाँ हाँ, बिजनेस की कार है। सर कैपिटल होगा। सर कैप देखा? सर रेवेन्यू। चलो, अच्छा, अब देख रहे हो आप बेटा, जब मैं कार के टायर चेंज करने की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को मतलब अब थोड़ा सा परेशानी हो रही है ना, समझ रहा है? किसी को लग रहा है कि भैया ये तो कैपिटल जैसा होना चाहिए क्योंकि नए टायर हैं, और किसी को लग रहा है कि भैया ये तो रेवेन्यू होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज कैपिटल है या रेवेन्यू है? मतलब समझना, आप लोगों को ये तो पता है कि भैया बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको ये भी पता है कि भैया ट्रैवलिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कार के टायर क्या होंगे तो अभी मैं आपको बता भी दूं कि भैया ये रेवेन्यू होगा तो भी आप सीखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कार के टायर की बात थी तो आपने याद कर लिया, है ना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया पे अपन तय करते हैं, ठीक है, किस क्राइटेरिया पे अपन तय करते हैं कि भाई कोई चीज कैपिटल होगी या रेवेन्यू। हमारे दिमाग में एक जो जेनरिक क्राइटेरिया चलता है वो चलता है लॉन्ग टर्म का। आ रहा है समझ में? ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म चलती है तो जनरली अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा? अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म चल रही है तो जनरली अपन उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक साल से ऊपर यूज हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जा रही है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है बेटा? रेवेन्यू। रेवेन्यू। ये क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हेलो, है ना? हाँ सर। अब, है ना, ठीक है,
तो अपन कैसे तय करते हैं? तो लॉन्ग टर्म हो गया है ना, तो टायर लॉन्ग टर्म चलेंगे, लेकिन मेन एसेट आपका कार है, आप इस बात को समझना। अगर मैं सिर्फ टायर का मुझे कुछ काम होता, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो शायद हो सकता था वो, लेकिन अगर मैं कार में लगा रहा हूँ तो कार मेरा मेन एसेट है। तो कार की जितनी लाइफ है उतने ही टायर चलेंगे। अगर टायर की अपनी लाइफ ज्यादा भी हो जाती तो भी कार के साथ वो खराब हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो कार से ज्यादा तो टायर नहीं चलेंगे ना, इसलिए मैं उसको कैपिटलाइज नहीं करने वाला, क्योंकि कार को तो मैंने कैपिटलाइज कर ही दिया है ना बेटा। हेलो 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 गाइस, हाँ सर। हाँ सर। है ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझना है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो उसकी ओरिजिनली के एस्टिमेटेड कैपेसिटी को ही बढ़ा दे, यानी ओरिजिनल जो उसका जो लेवल था उसी को क्या कर दे, अगर मान लो कोई एक्सपेंस उसी को इंक्रीज कर दे। मान लो कि मेरे पास कार है, मैं सर्विसिंग कराऊं, उसका एवरेज बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर जानबूझ के स्पेशल सर्विसिंग ऐसी करवाऊं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगवाऊं जिससे कि उसका एवरेज बढ़ जाए, तो फिर उस खर्चे को मैं क्या बोलने लग जाऊंगा बेटा कि ये खर्चा मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हेलो 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 गाइस, आप इसको रीड करें बेटा एक बार। हाँ सर। As we have already discussed, capital expenditure contributes to revenue earning capacity. समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको इसको इन 5 पॉइंट्स को रीड करो। मीटिंग खत्म होने वाली है, तब तक एक बार रीड करो इसको, जब तक मैं रीजॉइन करता हूँ। सारे लोग इसको रीड करें, ठीक है, सारे लोग इसको रीड करें बेटा, ठीक है।